Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum everyone. I am Zoya Babar from the radiology first semester, and today the topic of my presentation is the gaseous exchange. What we will study in the gaseous exchange. Actually first of all हम जो है थोड़ी misconceptions को दूर करेंगे जो कि हम start of the very यंग एज या और चाइल्ड एज जहाँ पे हम जो है रिस्पिरेशन पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमागों में फिर भी वही मिसकंसेप्शंस रह रही होती हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। अब किन किन चीज़ों के डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, वो बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनको हम तवज्जो नहीं देते। सबसे पहले हम उनको स्टडी सिंपल से हम कम्प्लेक्स की तरफ बेसिकली जाएंगे। अब सिंपल क्या है कि हम डिफरेंस सबसे पहले पढ़ेंगे रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग का। उसके बाद अब गैसियस एक्सचेंज है, जिस तरह हमारे पास सरफेस होती है वो किसी ना किसी चीज़ को ले रही होती है ताकि वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। सिमिलरली गैसियस एक्सचेंज हैज़ आल्सो द रिस्पिरेटरी सरफेस। तो हम उस रिस्पिरेटरी सरफेस को पढ़ेंगे, दैन उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो गैसियस एक्सचेंज को वर्थफुल बनाती हैं। अब उसके बाद हम सिमिलरली उसके बाद जो है हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को देखेंगे, लंग वॉल्यूम्स को देखेंगे। देन हमारे पास हम अपने मेन टॉपिक दैट इज़ द गैसियस एक्सचेंज पे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन का डिफरेंस। अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग सिंपली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग होती है, जबकि जो रिस्पिरेशन होती है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एनर्जी में। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और हमारे पास एनर्जी देता है। किस तरह देता है? ग्लूकोज ऑब्वियसली ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद अ लॉट ऑफ एटीपी से हमारे पास देर होता है। अब ब्रीदिंग जो है वो लंग्स में हो रही होती है, रिस्पिरेशन जबकि सेलुलर लेवल पे हो रही होती है। ब्रीदिंग जो होती है वो फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और रिस्पिरेशन जो होता है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। अब ब्रीदिंग में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, जबकि रिस्पिरेशन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस हो रही होती है। ब्रीदिंग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, जबकि रिस्पिरेशन इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग के लिए जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? लंग्स एंड नोज़, जबकि रिस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होती है। और कौन से सेल यानी ऑर्गेनेलीज के कौन से सेल जो हैं वो इनमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सच एज द सेल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब गैसियस एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होनी है। अब उस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए जो है रिस्पिरेटरी सरफेस चाहिए होती है। अगर कॉमन सेंस की बात है, कोई ना कोई सरफेस है अगर हमारे पास, उसके ऊपर हम कुछ चीज़ रखते हैं, वो कितने टाइम तक वर्थफुल है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो जानना लाजमी होती है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए जो है वो रिस्पिरेटरी सरफेस का होना लाजमी है। और रिस्पिरेटरी सरफेसेस क्या हैं? एल्व्यूलाई हैं। अब एल्व्यूलाई की जो एल्व्यूलाई है उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होना लाजमी है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? पहला तो उसको मॉइस्ट एंड परमिएबल होना है। अब मॉइस्ट एंड परमिएबल क्यों होना है? ताकि गैसेस इजीली पास हो सकें। दूसरा, इट मस्ट बी थिन बिकॉज डिफ्यूजन इज़ ओनली एफिशिएंट ओवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। 1 मिलीमीटर और लेस यानी कि इसको इतना पतला होना है, इतना थिन होना चाहिए कि हमारे पास डिफ्यूजन, गैसेस की डिफ्यूजन ईजिली हो सके। रिमेंबर, जो गैसियस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज जितना भी है वो हमारे पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो रहा होता है। अब व्हाट इज़ द डिफ्यूजन? डिफ्यूजन हमारे पास हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तक मूवमेंट को डिफ्यूजन कह रहे होते हैं। तो हमारे पास जितना भी प्रोसेस है वो थ्रू डिफ्यूजन हो रहा होता है। अब तीसरा और मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। जब सरफेस एरिया लार्ज होगा तो अमाउंट गैसेस की जो अमाउंट है वो भी अच्छी होगी। उसके बाद हमारे पास ब्लड सप्लाई भी गुड अच्छा होना चाहिए। देन हमारे पास देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन द स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रिस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम भी इसका अच्छा होना चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि हमारे पास ज़्यादा गैसेस ट्रांसपोर्ट हो सके। उसके बाद उनको थिन होना चाहिए ताकि वो हमारे पास इजीली एक्सचेंज हो सके, और मॉइस्ट एंड परमिएबल भी होना चाहिए। अब रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में हम मेजर दो टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ते हैं। एक हमारे पास टाइडल वॉल्यूम होता है और एक हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक्चुअली टाइडल वॉल्यूम हमारे पास एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन में जितनी भी
अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड हो रही होती है, तो रेस्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम होता है। अब टाइडल वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 500 मिलीलीटर होती है, यानी कि जो गैस हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम, अब हमारे पास जो वॉल्यूम लेफ्ट इन लंग्स होता है, यानी जो वॉल्यूम हमारे पास लंग्स में रह जाता है, वो हमारे पास कौन सा वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। सिंपल वर्ड्स में रेजिडुअल किसी भी चीज़ का रेजिड्यू होता है, यानी कि हमारे पास जो चीज़ कितनी रह जाती है। तो अब हमारे पास इनहेलेशन भी होगी, एक्सहेलेशन भी हो रही है, यानी कि एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन होगी। अब लंग में जो फर्दर रेजिड्यू है तो हमारे पास वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अब हमारे पास किसी ना किसी, अब ह्यूमन लिविंग, अगर हमारे पास अगर ह्यूमन बॉडी को ही देखते हैं तो उसका कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन। अगर हम कंप्यूटर को देखते हैं तो उसका कंट्रोल सेंटर है सीपीयू। सिमिलरली अब हमारे पास जो ब्रीदिंग का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारे पास क्या है, मेड्यूला। अब मेड्यूला भी फर्दर, अब हमारे पास उसका एक वेंट्रल पोर्शन है और एक डोर्सल पोर्शन है। वेंट्रल पोर्शन मतलब कि उसका एंटीरियर पोर्शन। अब जो एंटीरियर है वो हमारे पास किसको कंट्रोल कर रहा होता है, इंस्पायरेशन को। जब वो इंस्पायरेशन का कंट्रोल कर रहा है तो हमारे पास उसको हम इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। जबकि जो डोर्सल यानी कि पोस्टीरियर और लेटरल पोर्शंस हैं वो इंस्पायरेशन को इनहिबिट करते हैं। जब एक चीज़ इनहिबिट होती है तो दूसरी चीज़ तब फंक्शन में आती है। अब जब इंस्पायरेशन इनहिबिट हो गई है तो स्टिमुलेट हो जाती है एक्सपायरेशन। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेड्यूला का जो डोर्सल और लेटरल पोर्शंस हैं वो हमारे पास एक्सपायरेटरी सेंटर है। किस तरह एक्सपायरेटरी सेंटर है कि वो इंस्पायरेशन को इनहिबिट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं एक्सपायरेशन को। अब हमारे पास मैकेनिज़्म, हमारे पास ब्रीदिंग का क्या है, यानी कि वेंटिलेशन का हमारे पास क्या मैकेनिज़्म क्या है वो हम। अब हमारे पास इंस्पायरेशन किसको कहते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, और एक्सपायरेशन किसको कहते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं। अब हमारे पास कुछ ना कुछ फीचर्स तो हैं, हमारे पास मेजर, हमारे पास लंग्स, डायफ्राम के कुछ ना कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारे पास चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन में हम देखते हैं क्या होता है। एक्सपायरेशन में एक्चुअली हमारे पास जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड पुल हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और जब वो इस तरह होता है, इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम डाउनवर्ड होता है, तो हमारे पास एयर जो होती है वो एयर इज सक्ड थ्रू द ट्यूब्स इनटू द लंग्स एंड द चेस्ट एक्सपेंड। इसके रिजल्ट में हमारे पास चेस्ट जो है वो इंस्पायरेशन में एक्सपैंड होती है। अब हमारे पास जब हमारे पास ब्रीद आउट करते हैं एक्सपायरेशन, तो हमारे पास ऑपोजिट ऑफ इंस्पायरेशन अकर्स। किस तरह, वहाँ पे डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड पुल हो रही थी और यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है, वहाँ पे कंट्रैक्ट हो रहा था। अब हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे रिलैक्स हो रहे होते हैं। वहाँ पे चेस्ट जो है वो इनलार्ज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, जबकि यहाँ पे स्मॉलर हो रही है। अब इसी तरह यहाँ पे प्रेशर जो है लंग्स पे इंक्रीज़ हो जाता है, और जब प्रेशर लंग्स पे इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास प्रेशर ऑब्वियसली हमारे पास लोअर से ज़्यादा से कम पे जाएगा। तो हमारे पास अगर लंग्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास एयर जो है वो फोर्स्ड आउट हो जाए, यानी कि एयर जो होती है हमारे पास वो एक्सहेल हो जाती है। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो टॉपिक है, अब हम उसको स्टडी करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किस तरह हमारे पास गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। अब वो इस तरह हो रही होती है, हमारे पास दो मेजर गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जस्ट लाइक द अदर मटेरियल्स, तो हमारे पास रिस्पिरेटरी गैसेस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ ब्लड। ऑब्वियसली कि हमारे पास बाय मीन्स ऑफ ब्लड जो है ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब होता कैसे है, द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यू, लंग्स से हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ में जा रहा होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग, ताकि हमारे पास प्यूरिफिकेशन हो सके। अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। अब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी सिंपलर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट 3 वेज में होती है। नंबर 1 एज अ बाइकार्बोनेट आयन, नंबर 2 एज कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड नंबर 3 एज डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। तो 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा, अब हम वो देखते हैं। अब एक्चुअली हमारे पास 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल कैरी करता है। कैसे कैरी करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पे, जबकि 3% जो होता है हमारे पास डिसॉल्व ऑक्सीजन के तौर पे प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, अब हमारे पास हीमोग्लोबिन के पास कैपेबिलिटी होती है, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास कैपेबिलिटी होती है कि हमारे पास वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जब वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो हमारे पास वो सेचुरेटेड होता है। अब हमारे पास हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो हमारे पास क्या बनाता है, वो
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस रिएक्शन में अगर हम क्लियरली देख सकते हैं, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है, तो अब हमारे पास उसने जब वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है तो हमारे पास उसने क्या बनाया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और किसके थ्रू बनाया है, एक एंजाइम के थ्रू बनाया है, और वो एंजाइम क्या है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। अब जो हीमोग्लोबिन के पास जो एबिलिटी थी कि हमारे पास वो ऑक्सीजन को खुद के साथ बाइंड कर सके, तो वो हमारे पास कहलाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज़ वेरी सिंपलर। लाइक कैसे, हमारे पास ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए हमारे पास 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब हमारे पास जब ये मैकेनिज्म हो रहा होता है, यानी हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड, तो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन की जो एबिलिटी है कि हमारे पास वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को खुद के साथ बाइंड करे, तो हमारे पास वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कहलाती है। दैट्स ऑल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब सेकंड जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बट इतना कम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इट इज़ कम्प्लेक्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही होती है 3 वेज़ में, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एज अ डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा। अब सबसे पहले हम नंबर 1 पढ़ते हैं, एज अ बाइकार्बोनेट आयन। एक्चुअली हमारे पास 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ब्लड के अंदर जाती है एज अ बाइकार्बोनेट आयन। किस तरह के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होता है तो हमारे पास वो RBCs के अंदर इंटर होता है, और RBCs में हमें पता है कि वाटर भी होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो हमारे पास H2CO3 बनाता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल के अंदर गया, रेड ब्लड सेल के अंदर उसको वाटर से हेलो हाई हुई। जब वाटर के साथ उसकी हेलो हाई हुई तो उसके साथ उसने हमारे पास रिएक्ट करके हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जो कार्बोनिक एसिड है वो बाय नेचर अनस्टेबल कंपाउंड है, और जब भी जिस चीज़ को भी अनस्टेबिलिटी होती है वो किसी न किसी तरीके से ख़ुद को स्टेबल करना चाहता है, तो अब वो जो है ख़ुद को स्टेबल करने के लिए ख़ुद को तोड़ देता है, डिसोसिएट कर देता है। अब जो बाइकार्बोनेट है, या सॉरी कार्बोनिक एसिड जो है वो ख़ुद को डिसोसिएट कर देता है। किस किस में डिसोसिएट कर देता है, हाइड्रोजन आइंस में और बाइकार्बोनेट आइंस में। हाइड्रोजन आइंस और बाइकार्बोनेट्स आइन को उनमें डिसोसिएट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब अगर यहाँ तक ये रिएक्शन होता है, अगर यही फर्दर ऐसे प्रोसीड होता जाए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिले, कार्बोनिक एसिड बने, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाए, अगर यहाँ तक की प्रोसेस हो तो हमारे पास ब्लड का pH कैसे मेंटेन रहे। क्वेश्चन अराइजेस हेयर। अगर यही प्रोसेस होता जाता है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन भी तो एक्यूमुलेट होता है। अगर हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होता है तो ब्लड की pH लो होनी चाहिए और ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो बफर मेंटेन, जो ब्लड का जो बफर सिस्टम है वो इसको रेजिस्ट कर देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस को रेजिस्ट करता है। अब होता क्या है, अब ये प्रोसेस होता क्या है, लुक एट द रिएक्शन। अब यहाँ पे होता है क्या, जो हमारे पास बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब हाइड्रोजन आयन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास वो हीमोग्लोबिनिक एसिड और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है, यानी कि उससे उसके रिजल्ट में क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है और उसके साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन भी बनते हैं। ऑब्वियसली जो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो तो हमारे पास टिश्यूज़ में चले जाते हैं। टिश्यूज़ में जब जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हमारे पास वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इस दौरान जो है ब्लड का pH कैसे मेंटेन रहता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब एक चीज़ होती है यहाँ पे हैमबर्गर्स फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। एक्चुअली हमारे पास अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ब्लड का pH मेंटेन कैसे होता है वो है। अब यहाँ पे एरिथ्रोसाइट भी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिसोसिएशन हुई थी
कार्बोनिक एसिड की किस किस में हुई थी, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट पे। हाइड्रोजन आयन ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ग्लोबिनिक एसिड और 4 ऑक्सीजन दे दिए, पीछे रह गया बाइकार्बोनेट। अब हमारे पास क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर से जो होता है नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट जो है वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं प्लाज्मा में। अब जब वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं प्लाज्मा में तो हमारे पास उसको बैलेंस करना लाजमी होता है। अब वो बैलेंस किसके ज़रिए होता है, वो डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन के ज़रिए बैलेंस होता है, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर से प्लाज्मा में जाता है बाइकार्बोनेट और प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस आते हैं, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं। और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इनके दरम्यान में कोई ना कोई कैरियर तो होता है इनका, यानी कि कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होता है। अब वो जो कैरियर प्रोटीन होती है वो क्या होती है, स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन होती है। और वो किधर होती है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन में होती है। अब ये जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जब वो मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो बैलेंसिंग ऑफ आयंस हो रही होती है और हमारे पास ये क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्स फिनोमेना होता है। अब जो क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से आरबीसीज के अंदर आते हैं तो वो पोटाशियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं। पोटाशियम के साथ जब कंबाइन होते हैं, जो हम डाइट से ले रहे होते हैं वॉटेवर जो भी, तो हमारे पास K+Cl हमारे पास क्या बनाता है, KCl, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड बना जाता है। और जो सोडियम है वो बाइकार्बोनेट के साथ जब होता है यानी कि कंबाइन होता है तो हमारे पास वो सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। तो इस तरह जो है ब्लड का pH मेंटेन होता है, कितना होता है, 7.4। अब हमारे पास रिमेंबर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड के। अब एज वी नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज दैन द ब्लड, सो इट डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। और जब ब्लड में डिफ्यूज़ करता है तो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है और उसके बाद हमारे पास लंग्स में एज अ बाइकार्बोनेट आयन चला जाता है। और रिमेंबर हमारे पास जो लंग्स में है तो हमारे पास ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है, वहाँ पे वाटर होता है, हमारे पास इसका इस तरह होता है। जबकि लंग्स में जो है वो हमारे पास ऑपोजिट हो जाता है। पूरा रिएक्शन जब ऑपोजिट होता है तो हमारे पास क्या क्या रिलीज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर हम एक्सहेल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है एस्कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट एस्कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड एज कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सिर्फ 23% हमारे पास ट्रांसपोर्ट का एज अ कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में होती है। अब ये भी जो है ये रिएक्शन डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो टिश्यूज़ में ग्रेटर है ब्लड से, टिश्यूज़ में ग्रेटर है ब्लड से, तो हमारे पास कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा है टिश्यूज़ से, जैसे कि लंग्स में होता है, तो हमारे पास कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास अपने साथ जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड लगा होता है उसको रिलीज़ कर देता है। अब जो नंबर थर्ड है एज अ डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। अब इसमें जो है ये 7% जो है एज अ डिज़ोल्व प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और एक्चुअली दिस डजंट अकर क्योंकि हमारे पास ये इनएफिशिएंट वे टू कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पिरेशन को हेल्प करते हैं। अब रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इनको अच्छा स्टडी करने के लिए इनको डिफ्रेंशिएट इनके दरमियान में करते हैं ताकि हमारे पास ये अच्छे तरीके से रिमेम्बराइज हो सके। अब जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब हमारे पास ऑल्दो हमें पता है ये दोनों प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और मायोग्लोबिन के अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जो हीमोग्लोबिन है उसका जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स पे मुश्तमिल होता है, जबकि जो मायोग्लोबिन है वो एक ही आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप पे मुश्तमिल होता है। अब ऑक्सीजन कंबाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन के साथ सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। अब हीमोग्लोबिन हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन द आरबीसीज व्हाइल द मायोग्लोबिन इज़ फाउंड इन द मसल्स। अब हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि मायोग्लोबिन हमारे पास मसल्स में फाउंड होता है और ये हमारे पास ऑक्सीजन को स्टोर करता है।
हीमोग्लोबिन के पास हमारे पास लेस एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन होती है, जबकि मायोग्लोबिन के पास मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन होती है। अब हीमोग्लोबिन जो है इट लूजेस ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 60 mmHg पे हमारे पास वो ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है, क्योंकि हमारे पास उसकी लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन होती है। जबकि हमारे पास जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लूज़ करता है 20 mmHg के प्रेशर पे, यानी कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हमारे पास रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं। हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास आरबीसीज में फाउंड होता है, मायोग्लोबिन हमारे पास मसल्स में होता है। ये दोनों प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, और जो मायोग्लोबिन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होता है। एक्चुअली हमारे पास इसमें हमने मेजर इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग के मेजर डिफरेंसेस, दैन हमारे पास रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स, दैन हमने रिस्पायरेटरी सर्फेसिस की बात की, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, दिस एंड देन एट ऑल हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसियस ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस दैट आर द मेजर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अगर किसी न किसी को कोई ना कोई कहाँ पे जो भी क्वेश्चन हुआ तो ही और शी कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। आई होप कि आप सबको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। So I want to end my presentation with this beautiful quote, that is, learning is never done without errors and defeat. Thank you and Allah Hafiz.